नमस्कार। हर राष्ट्र का सपना होता है कि हमारा देश हर क्षेत्र में प्रगति करे, जिससे कि हम आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बन सकें। ऐसा ही संकल्प देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि सन 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। तो पंचप्रण के माध्यम से हम किस तरह से विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नागेंद्र कुमार सिंह। सिंह साहब, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। भारत इस समय कहा जाए कि पंचप्रण के माध्यम से विकसित भारत की कल्पना कर रहा है और एक कहा जाए कि प्रतिज्ञा है कि सन 2047 तक हमको इस लक्ष्य को पाना है। तो डॉक्टर साहब, ये पंचप्रण है ही क्या और इसके माध्यम से हम विकसित भारत की कल्पना कैसे कर सकते हैं? सर, 15 अगस्त 2022 के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक कल्पना 25 वर्ष बाद जो हम 100 वर्ष अपना मनाएंगे, तो उस समय हमें एक विकसित भारत के रूप में उन्होंने पंचप्रण के 5 प्राण बताया, जिससे कि हम इस विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें उन्होंने पहला यही कहा कि हमारा जो पहला प्रण है वो विकसित भारत का लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें जो है गुलामी की मानसिकता से दूर होना चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा हमें विरासत पर अपने गर्व करना चाहिए। चौथा, उन्होंने कहा कि हमें जो है नागरिक बोध का वो होना चाहिए और हमें दासता से मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए। ऐसा उन्होंने 5 प्राण हमारे बीच रखा, जिसके माध्यम से एक विकसित भारत की जो रेखा खींचनी है उसमें करना है। तो जैसे विकसित भारत के लक्ष्य के लिए उन्होंने पहले रखा कि हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना होगा, अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से बढ़ाना होगा। और इकोनॉमी तभी बढ़ेगी जब हमारी जीडीपी के 6 गुना। वैसे तमाम अर्थशास्त्रियों ने इसकी कल्पना को असाध्य बताया, लेकिन भारत की ये हमेशा विरासत रही है कि किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में मुश्किल नहीं रहा। जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद हम देखते हैं कि देश की कई विकट समस्याएं जो कि हम लोग असंभव मानते थे, जैसे चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 का मुद्दा रहा हो, ऐसे में अर्थव्यवस्था को भी 6 गुना बढ़ाना, जीडीपी को बड़ा मुश्किल कार्य नहीं लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह भी लक्ष्य हम आसानी से प्राप्त करेंगे। और सब लोग इस संकल्प के साथ चले। हाँ, यदि हमारे पास ये हमेशा है कि हमें अपने विकसित भारत के रूप में देखना है, हम अपने आने वाले जनरेशन को कुछ दे के जाना है, ऐसा यदि सबके मन में भाव रहेगा तो निश्चित ही है कि हम उसको सहजता से प्राप्त करेंगे और इसके लेकर के हमें गर्व की महसूस होनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो दास्ता की गुलामी की जब बात आती है तो उसको जब हम देखते हैं कि हमें इससे बाहर निकलना चाहिए और कहीं भी उसका अंश न रह जाए। इसके लिए उन्होंने पहला प्रयास जो उन्होंने किया कि अपने जो राजपथ था उसके कर्तव्य पथ में बदलते हुए उन्होंने जो इस देश के महान नायक जिन्हें हम छोड़ चुके थे, उनकी भूमिका को नगण्य की देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जिसे हमें जानना चाहिए था, उसे हम नहीं जानते। आज भी यदि युवा से पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहला तिरंगा फहराने वाला कौन था, तो हमारे देश के लोग उसको नहीं समझते थे। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उन्होंने उस कर्तव्य पथ के रूप में बदलकर उनकी प्रतिमा को लगा दे करके जो हमारी गुलामी की मानसिकता थी, इसके बाद उन्होंने यही नेवी की झंडा को बदलना, जो अंग्रेजियत की खाका हमारे पास बढ़ी थी, उसको लेकर के हमने तैयार किया, जिसका परिणाम हम इसको करते हैं। दूसरा है कि विरासत के रूप में तीसरे के जब हम देखते हैं कि हमें विरासत पर गर्व करना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जब राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन जब हम लोग चला रहे थे तो उस समय एक भाषा हमारे की हिंदी भाषा होना चाहिए, उस पर हमें गर्व करना चाहिए था। लेकिन कालखंडों में अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत हमने ओढ़े रखा और हमने एक भाषा इस देश को नहीं दे सका। देश में विश्व मंच पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी की संयुक्त राष्ट्र संघ में बात कही। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देखें तो ऐसी कोई मंच नहीं है जहां पर उन्होंने अपने हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया। हमारी जो भी विरासत रही है उसको लेकर के उसको एक तरह से कहा जाए कि हमारी संस्कृति में उसका बड़ा महत्व भी रहा है। बहुत, मतलब उसकी कल्पना नहीं की जा सकती जितना कि मोदी जी ने इसको बढ़ाया। इसी का जो प्रभाव था नेतृत्व देने की, तो हम फ्रांसिस्को जो मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ तक सुझाव दिया कि विश्व में प्रधानमंत्री और पोप फ्रांसिस्को और
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, इन तीनों का एक कमेटी गठित होनी चाहिए। उस कमेटी के माध्यम से हमें जो इस विश्व में जो अराजकता फैली हुई है, अशांति फैली हुई है, उस पर इनका नेतृत्व, ये मेरे अपने विरासत का देन है कि हमारे जो बीच में रहा उसको लेकर के आज प्रधानमंत्री जी उस विरासत पर चले आ रहे हैं। इसके बाद नागरिक की जो बोध आती है कि हमें करना, तो हमें नागरिक बोध तभी होगा कि हमें हर चीज़ को अपना समझना पड़ेगा। हम यदि अपना नहीं मानते हैं, उसको नहीं समझते हैं, तो वो जिससे हम टूट जाएंगे। इसमें हमें अपने भाव सद्भाव को बनाना पड़ेगा, उसको लेकर के हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हर नागरिक का कर्तव्य हो कि राष्ट्र निर्माण में हम एक कदम आगे बढ़ें। बिल्कुल बढ़ें, तो उसको लेकर के हम कर सकते हैं। इसके बाद प्रत्येक नागरिकों के बीच में एक सद्भाव और दया का भाव होनी चाहिए। यदि जब तक हमारे अंदर सद्भाव नहीं होगा, दया का भाव नहीं होगा, तो उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा जो हमें क्यों हम विकसित नहीं हो पाए आज तक, ऐसा क्यों रहा, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा कारण हमारे देश की एक भ्रष्टाचार थी, दूसरा था वंशवाद था, तीसरा परिवारवाद। इन्होंने 3 पर बातें की कि जिसके कारण हम आज विकसित भारत के रूप में नहीं पहुंच सके। यदि हमें विकसित भारत के रूप में पहुंचना होगा तो हमें इन 3 चीज़ों से दूर रहना होगा। आज भी हम देखते हैं कि चाहे राजनीतिक रूप से, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे वो सांस्कृतिक स्वरूप से हो, यहाँ तीनों जगह हम उस प्रभुत्व को आज भी हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसी स्थितियां बनाई कि हम इन तीनों सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से एक साथ विकास कर रहे हैं। और इसमें हर युवा का, जैसे कल ही हमने देखा कि एक प्रयागराज की लड़की है जो कि राम मंदिर के फ्लैग को लेकर फ्लाइट से जंप करती है। ये विकसित राष्ट्र की एक कल्पना है जहां अपनी शक्ति और संपन्नता के बीच में हम बढ़ रहे हैं सर। और एक बात उन्होंने कही थी, एकता। जी, अगर हमको विकसित भारत के लक्ष्य को पाना है तो एकता भी जरूरी है। एकता इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर जब इस देश की आज़ादी मिल रही थी तो उस समय जातीय समीकरण और सामाजिक जो विवाद इतना लंबा खाई अंग्रेजों ने खींच के गया, इसके लिए उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, हमें छोड़ करके एक साथ आना पड़ेगा। और यदि हम उसकी एकता में विश्वास रखते हैं तो हमें अपनी भावनाओं को भी छोड़ना पड़ेगा कि हमारा ये नहीं, हमारे लिए सब एक हो। इस भाव से लेकर के, चूँकि हम सभी जानते हैं कि हमारी विविधता में एकता का जो स्वरूप आता है, जैसे अभी AI का जो जिक्र आया कि अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने तमिल संगमम की जब बात आती है, वहाँ नमो घाट पर उन्होंने उद्घाटन किया, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात आई तो उन्होंने हिंदी में वक्तव्य दे रहे थे और तमिल के लोग उसको समझ के उस पर अपना अभिव्यक्ति तुरंत प्रतिक्रिया दे रहे थे। तो इसका आने वाला समय इतना अच्छा होगा कि ये जो AI है, हमें निश्चित है कि भारत के हर कोने को जोड़ने में मदद करेगा। अब तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, आने वाला वो समय दूर नहीं कि जब हम एक भाषा में बात करने वाले सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं, पिरो सकते हैं। तो यह काम भी ये विकसित भारत की, मतलब न धर्म के आधार पर भेद हो, न भाषा के आधार पर हो, न जात के आधार पर हो, सबको एक यूनाइट होना पड़ेगा। हमें सबसे पहले राष्ट्रबोध होना चाहिए कि हम भारत के हैं, भारत सर्वप्रथम हो, उसके बाद तो हमारी धर्म आती है, हमारी जातियाँ आती हैं, हमारी संस्कृतियाँ आती हैं। हमारे सर्वोपर राष्ट्रबोध हमारे लिए सर्वोपरि है। और जिसकी कल्पना की AI आ जाने के बाद जो है, तो निश्चित है कि हम आने वाले समय में देखेंगे कि शैक्षणिक संस्थान भी इससे अब अछूती नहीं रहेंगी, सार्वजनिक प्लेस पर भी अब अछूता नहीं रहेगा। तमिल का जो हमारा भेद था कि हम भाषा से दूर भागते थे, उनसे अपना संपर्क नहीं कर पाते थे, तो उत्तर और दक्षिण के बीच जो एक खाई बनी थी। और ख़ास करके हम देखते हैं कि जब भी ऐसी चीज़ें आती है तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री हमेशा एक नए भारत के रूप में, जो उनकी अवधारणा है कि एक समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और सशक्त भारत कैसे हो सकता है, वह तभी होगा जब हम अपने पंच प्रण अपना लेंगे। और उस अपनाने के बाद आने वाला जो समय हो, उस पर हमें एक समय ऐसा हो कि हम अपने भारत के बारे में भी सोचें। डॉक्टर साहब, एक विकसित राष्ट्र का कंसेप्ट क्या होता है, इस सफ़र को हम कैसे हासिल कर सकते हैं? सर देखिए, एक विकसित राष्ट्र के हम 3 डायमेंशन देखेंगे। एक तो आर्थिक रूप से सबको सबल बनाना है, दूसरा है कि हमें
सामरिक शक्तियों से भी संपन्न होना होगा। और हमें तीसरा है कि अपनी परंपराओं और विरासत पर हमें अपने आप को अभिमान, उसका भी संरक्षण करना है। यही विकसित भारत का आज भी जो भी राष्ट्र हैं जिन्हें हम अपने विकसित की श्रेणी में देखते हैं, इन तीनों को वो बराबर बनाए हुए हैं। तो जिसके पास अर्थ होगा उस इकोनॉमी को लेकर के वो अपने अर्थ को बनाए हुए हैं। दूसरा, हम अपनी शक्ति, सामरिक शक्ति के रूप में हम आगे बढ़े हैं और अपनी विरासत पर धीरे धीरे जो कि हमसे छूट चुके थे, चाहे वो श्री राम मंदिर हो, 370 हो, जिसको हम कश्मीर में हम स्वर्ग की धरती कहते थे, उसको हमने भूल चुके थे, भूल रहे थे। लेकिन उन सभी विरासतों को एक साथ करना, जितने हमारे धार्मिक संस्थाएं हैं उनका जीर्णोद्धार करना, यह सब हमारे विकसित भारत के संकल्प के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। डॉक्टर साहब, भारत युवाओं का देश है जी। और कहा जाता है कि किसी भी राष्ट्र निर्माण में युवाओं का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो विकसित भारत में युवाओं की किस तरह से भूमिका हो सकती है? सर देखिए, जो भी कुछ है उसकी रचना युवा के कंधों पर ही होता है। और युवा, ये कहना कि अवस्था से युवा नहीं होना चाहिए, मतलब कल्पना नहीं करना चाहिए। वो उसके मस्तिष्क और उसकी आत्मबल ही उसका युवापन बनता है। तो युवाओं की सबसे बड़ी भागीदारी होती है कि वो जिस क्षेत्र में हों उसके राष्ट्र निर्माण में उनकी योगदान तब बन जाती है कि जब हम तो इस चीज़ का उपभोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा इस चीज़ को हम कैसे उपभोग के रूप में देंगे। जैसे अभी हमने जब G20 सम्मेलन किया तो एक परिवार और एक धरती की बात की कल्पना की गई और सब वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा आएगी। तो इसके पीछे थीम यही है कि हमने जो उपभोग किया आने वाले को क्या दे सकते हैं। तो ये हर भारत के युवाओं को ये सोच होनी चाहिए कि हमें उपभोग के साथ साथ इस देश को हमें क्या दे के जाना है, उसकी अपने मन से प्रण कर लें कि हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हमें नौकरी प्राप्त कर लेना है, मेरा लक्ष्य ये नहीं है कि हम जो है केवल अपने परिवार को देख लें, मेरा लक्ष्य है कि मुझे मातृ ऋण भी चुकाना है, पितृऋण के साथ से इस समाज ऋण में हमने क्या देना है, इसकी भी कल्पना आनी चाहिए, जिसकी धीरे धीरे अब सीमाएं खींची जा चुकी हैं। और जहाँ भी वो काम करें एक तरह से कहा जाए कि ईमानदारी से करें और एक उनके अंदर डिसिप्लिन का भाव भी हो। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने पहले ही बताया कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना कि वंशवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार ही हमारे इस विकसित मार्ग के लक्ष्य को रोका है। तो वही है उनके कि आप जिस स्थान पर उसमें ईमानदारी रहे, उसमें आपकी प्राथमिकताएं परिवार नहीं होनी चाहिए, उस समय आपकी प्राथमिकताएं राष्ट्र होनी चाहिए, उस समय आपकी प्राथमिकता समाज होना चाहिए और उस समय प्राथमिकता आपका भविष्य होना चाहिए कि हम भविष्य में आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। ये हमारे विकसित भारत का लक्ष्य बनना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर देश के लोग ये संकल्प ले लें या ये पंचप्रण को अपना लें तो निश्चित ही है कि हम सन 2047 तक विकसित भारत की कल्पना जो है वो पूरा कर सकते हैं। आप एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। धन्यवाद सर।